स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर पर्यावरण अध्ययन से है और ये प्रीवियस ईयर सीटेट जुलाई 2013 से है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और ये सिर्फ 30 प्रश्न आपके नहीं होंगे, ये 30 प्रश्न के साथ इससे जुड़े हुए जितने भी डिटेल होंगे वो पूरा डिटेल करेंगे और उस डिटेल के मदद से आप आने वाले सीटेट में इस 30 प्रश्न के अलावे भी जो प्रश्न आएगा तो उसमें भी आपको मदद मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें। क्या सुधार कर सकते हैं इसके बारे में अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। ऑप्शन 1 घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, 2 प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, 3 परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, 4 वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। देखिए, जब भी आपको हम ईवीएस पेडागोजी का वीडियो बनाकर दिए होंगे, आप देखे होंगे कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं हैं। तो जब भी ये विशेषताएं वाला वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें कभी भी आपको शब्दावली रटने हो, व्यस्त करना हो, ये सब का कभी भी नहीं होगा। तो इसका सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जैसा कि पता है कि दत्त कार्य क्या होता है। दत्त कार्य का अर्थ होता है असाइनमेंट। एक तरह से बच्चों को जो असाइनमेंट दें तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, दूसरा प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, 3 समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, 4 शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। देखिए, आप ऑप्शन को गौर से देखिएगा कि पाठ की दोहराई नहीं होगी और बेहतर उपयोग, समय का बेहतर उपयोग ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना ये भी नहीं होगा। यानी अधिगम विस्तार हो, इसके लिए विद्यार्थियों को अच्छा अवसर उपलब्ध कराएंगे ताकि वो दत्त कार्य उसके लिए उपयोगी हो। यानी मेरे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होगा? अधिगम विस्तार के लिए अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन 1 शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, 2 शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, 3 नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना, 4 शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम उपलब्ध कराना। तो देखिए, इस ऑप्शन में गौर से देखिएगा तो अभिभावकों को संतुष्ट करना ये नहीं होगा, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना ये भी नहीं होगा। ये नित्य शिक्षण यानी डेली जो हम शिक्षण करते हैं, शिक्षण कार्यक्रम, उसकी निरस्ता को बदलना यानी एक रास्ता को बदलना, तो ये भी हो सकता है। लेकिन चारों ऑप्शन में सबसे बेहतर होगा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए, इस प्रश्न में उद्देश्य नहीं है। तो ईवीएस पेडागोजी का जो वीडियो देखे होंगे उसमें ये सब स्पष्ट रूप से आपको 15-20 टॉपिक पॉइंट लिखा है कि कौन सा उद्देश्य है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। आपका देख लीजिए कि ये फर्स्ट ऑप्शन में ही पता चल रहा है कि कोई भी शब्दावली या परिभाषा रटने के लिए सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य कभी भी नहीं रहा। देखिए, ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये उद्देश्य है। तो आप पर्यावरण पढ़ने का उद्देश्य ये तीनों को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। नंबर 2
तो देख लिए 3, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, ये भी सही है। 4, इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। यानी आपका जो शिक्षण पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है वो 2, 3, 4 है और ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। अगला प्रश्न है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। देखिए आपका प्रश्न कह रहा है कि अधिक प्रभावी होगा, जैसा कि आपको पता है कि ये चारों ऑप्शन प्रभावी हो सकता है आंसर में, लेकिन पूछ रहा है क्या अधिक प्रभावी होगा। तो आप जहां अधिक नहीं सोच पाते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों का आंसर क्या होता है कि हमेशा कन्फ्यूजन होता है। क्यों कन्फ्यूजन होता है? क्योंकि सीटेट पूछ रहा है कि अधिक प्रभावी होगा, हालांकि प्रभावी सब होते हैं। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। शिक्षार्थी को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। देखिए ये स्लोगन लिखेंगे, जैसे जल ही जीवन है, ये सब एक स्लोगन है। तो जब हम इन चीज़ों पर स्लोगन लिखेंगे तो ये भी एक प्रभावी होगा। ऑप्शन 2, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, यानी व्याख्यान वगैरह का आयोजन करेंगे तो इससे भी प्रभावी होगा। शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। देखिए ये भी मुद्दा प्रभावी हो सकता है। 4, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। देखिए इसका सब टोटल आंसर होगा, लेकिन सबसे प्रभावी यानी अधिक प्रभावी कौन होगा आप अपना हिसाब से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर 4 सबसे अधिक प्रभावी होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। देखिए इसमें नहीं करता है, नहीं वाला प्रश्न हमेशा 3 बातें सिखाता है। 3 जो उसका गलत आंसर होगा वही सीखने योग्य होता है, वही सटीक होता है। तो आइए ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग। देखिए ये कभी भी प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में ग्रेडिंग और रैंकिंग की बात नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, यानी ये शामिल नहीं है। और हम जैसा कि बताए कि 3 चीज़ सिखाता है, तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 ये सीखने योग्य बातें हैं। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, यानी बच्चे कहाँ अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, क्या भैकंप रह जाता है, यानी रिक्त रह जाता है। तीसरा है शिक्षण में कमियों की पहचान, यानी रचनात्मक आकलन के द्वारा हम बच्चों में जो कमी है उसकी पहचान कर सकते हैं। 4 है शिक्षार्थियों के सीखने में बढ़ाने, यानी हम कैसे बच्चों को सीखने में आगे बढ़ाएं। तो इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। कथन ए, खानों का उत्खनन यानी खुदाई। बी, बांधों का निर्माण। सी, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना। डी, बांस से टोकरी बुनना। ई, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। देखिए क्वेश्चन अब क्या कहता है, इसको गौर से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए जंगल के जो भी क्रियाकलाप है, देखिए जंगल के कार्यकलाप क्या है कि बाजार में बेचने के लिए पत्ती एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बनाना, पत्तल बनाना, ये सब जंगल का काम है। कहता है कि ये सब का जिम्मेदार कौन इसमें पांचों कथन में है। तो ये तीनों तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये जंगली गतिविधि का काम है, यानी जंगल का ये गतिविधि है। यानी जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेदार कौन है, खानों का उत्खनन और बांधों का निर्माण। यानी जब खान खुदाई होता है तो जंगल वगैरह नष्ट हो जाते हैं, और यदि बांध भी बनाया जाता है तो बांध में पानी जमा होता है तो पानी में डूबकर जंगल भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह आपका कथन ए और बी सही है, यानी आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए तथा बी। अगला प्रश्न है आपका, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कथन ए, कांसे लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कथन बी, कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। सी, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसे तोप तथा मूर्ति यानी बूत बनाई जाती है। कथन डी, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत नहीं है।
तो देखिए ये कथन ए देखें तो कांसा जो है लोहा चांदी तांबा तत्व नहीं है, ये क्या है, मिश्र धातु है। बी कथन में है कांसा को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, ये सही है, तांबा और टीन से मिलाकर कांसा बनाया जाता है। अब देखिए कथन बी सही है और बी किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी तथा सी। अब सी को भी देख लेते हैं एक हल्के नज़र में। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसे तोप तथा मूर्ति यानी बूथ बनाई जाती है। हाँ, ये युद्ध के समय भी जो तोप का मुंह वगैरह बनाया जाता था वो कांसा का इसलिए बनाया जाता था कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता था। अगला प्रश्न है आपका, गांधीधाम जो गुजरात में है का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र की दिशाएं क्या होगी। देखिए ये सीधे सीधे दिशा से संबंधित प्रश्न है और दिशा से संबंधित प्रश्न बनाने के लिए आपको अपने माइंड में मैप को बैठाना होगा। तो आइए पहले मैप को दिखाते हैं कि गांधीधाम कहाँ है, भोपाल कहाँ है और फिर हैदराबाद कहाँ है। देखिए मैप में आप देख रहे होंगे कि ये भोपाल जो है गांधीधाम यानी गुजरात है, तो गुजरात आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये गुजरात है। गुजरात से फिर भोपाल मध्य प्रदेश में है, तो भोपाल जाने के लिए आपको पूरब की ओर मुड़ना होगा और जैसे पूरब की ओर मुड़ेंगे तब आप वहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तेलंगाना यानी हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में, तो वहाँ जा रहे हैं। यानी गुजरात से आप पहले भोपाल जाने के लिए पूरब की ओर मुड़ते हैं, फिर पूरब से आप फिर दक्षिण की ओर मुड़ते हैं। इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के वास्तविक दूरी क्या है। देखिए दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है, आपको देखिएगा किस तरह से ये आंसर गलत आप हड़बड़ी में कर देते हैं, तो गौर से देखिएगा। जब हम कोई पीक बनाते हैं पेज पर तो क्या उस पीक के साइज के बराबर बनाते हैं। मान लिया जाए हाथी बनाना है पेज पर, तो इसका मतलब क्या पूरा हाथी हम पेज पर बना देते हैं, नहीं, उसका एक पैमाना लेते हैं कि इतना बड़ा हाथी का सूंड है, इतना बड़ा पैर है, तो उसी हिसाब से उसी रेशियो से हम अन्य बॉडी पार्ट्स भी दर्शाते हैं। तो उसी तरह जब दो स्थानों के बीच की दूरी लेंगे तो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर जब अपने पेज पर खींचेंगे तो वो 110 मीटर के बराबर होगा। तो 15 सेंटीमीटर दो स्थानों के बीच की दूरी हम पेज पर खींचे हुए हैं, तो वो कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 110 मीटर। आप देख सकते हैं बनाएं, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, तो 15 सेंटीमीटर बराबर 15 गुना 110 सेंटीमीटर यानी 1650 मीटर। तो आपका ऑप्शन में 1650 मीटर है नहीं, तो 1650 को जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह मेरा आंसर हो जाएगा 1.65 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, ऑप्शन नंबर 1 म्यांमार का, 2 भारत का, 3 तिब्बत का, 4 नेपाल का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नेपाल का। यानी ये हिमालय जो है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और अभी ताज़ा हिसाब से जो है, ताज़ा आंकड़े के हिसाब से ये 8850 मीटर है। तो ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 नेपाल का। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कर्तव्यों का अध्ययन कीजिए। अब देखिए यहाँ से कथन शुरू हो गया ABCDE। पहले ऐसे प्रश्नों का पहले आप ये प्रश्न आपसे जानना क्या चाह रहा है उसके प्रश्नों को देख लेंगे। तो पांचों कथन के बाद ई कथन के बाद नीचे लिखा हुआ है, माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपरोक्त में से चयन कीजिए। यानी आप एक पर्वतारोही हैं और आपके साथ टीम है, आप उस टीम का लीडर हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कथन।
ए, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, यानी आप एक माउंटेनियरिंग है तो मदद करना चाहिए सामान उठाने में, तो कथन ए सही है। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। देखिए ये माउंटेनियर का फीचर नहीं है, विशेषता नहीं है, ये सैनिक का है कि सेनापति आगे रहता है तो सेना का मनोबल बढ़ता है और वो पीछे से युद्ध करने में मदद करता है। लेकिन माउंटेनियर में क्या होता है कि आप लीडर हैं तो आप पीछे पीछे चलिए और आगे को देखिए कि आगे चलने वाले क्या दिक्कत कर रहा है, उसको क्या दिक्कतें हो रही है। तो कथन सी में है जो चल न पाए उसे रुकने के लिए कहना, तो एकदम उसको देखिए अब क्या कह सकते हैं कि सी, जो चल नहीं पाए उसको रुकने के लिए नहीं कहना है बल्कि हौसला बढ़ाना है उसको। तो कथन डी में है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। एकदम ये सटीक है कि भाई जो बीमार पड़े उसके लिए ध्यान रखना है, खाने पीने का इंतजाम भी करना है। ई, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, तो ई भी होगा कि वहाँ जहाँ रुकना है, आराम करना है, अच्छी जगह ढूंढना है। तो इस तरह आपका कथन है ए, डी और ई सही। तो यानी इस तरह आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए, डी, ई। आइए अगला प्रश्न है आपका, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए यहाँ मच्छर के पेट में ताक झांक करना का मतलब समझ रहे हैं कि मच्छर पर उसने शोध किया कि मच्छर से मलेरिया कैसे पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है रोनाल्ड रॉस, 2 चार्ल्स डार्विन, 3 ग्रेगर मेंडल, 4 जॉर्ज मिस्ट्रल। तो इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रोनाल्ड रॉस। अगला प्रश्न देखते हैं, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शन 1 मलेरिया, 2 मियादी बुखार, 3 अतिसार, 4 हैजा। और हम लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है, कपकपी होता है, बुखार होता है, सिर दर्द होता है और पसीना चक्कर ये सब भी आता है। तो कड़वी दवा क्या होगी? और आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कड़वी दवा क्या है और किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो आपके जवाब का इंतजार भी रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, अलबरूनी कौन था? ऑप्शन नंबर 1 वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। 2 वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। ऑप्शन 3 वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। ऑप्शन नंबर 4 वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने किताब लिखी और यहाँ के इतिहास के बारे में जानने में हम लोगों को मदद भी मिली। अगला प्रश्न है आपका, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, देखिए जो रात में जगता है उसको रात्रिचर कहते हैं या निशाचर कहते हैं। तो हर चीज को ऑप्शन नंबर 1 केवल लाल रंग में देख सकते हैं, 2 हरे रंग में देख सकते हैं, 3 केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, 4 केवल हरे रंग में देख सकते हैं। यानी जो निशाचर होते हैं, रात में जगने वाले जानवर होते हैं, वे चीज़ों को रंगीन में नहीं देखते हैं, वो सिर्फ केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, यानी वो ब्लैक एंड वाइट टीवी की तरह देखते हैं। इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केवल काली और सफ़ेद। अगला प्रश्न है आपका, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ए, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियों और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। डी, एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो ये डी सीधे सीधे गलत है, आप देख सकते हैं। यानी आप 2 आंसर ऑप्शन छांट चुके हैं, 1 और 4, 1 में भी डी है और 4 में भी डी है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ए तथा सी। ए में है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं।
सी में है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी जो होती है ये पूरे झुंड की नेता होती है, ये भी सही है। यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आपका, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन 1 वार्तिकाग्र, 2 परागकोश, 3 पराग, 4 मूलांकुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो डस्ट टाइप का पाउडर टाइप का होता है उसको कहते हैं पराग। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पराग। अगला प्रश्न है आपका, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी जो गुजरात में है जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 पूरी साग तथा ठंडा दूध, 2 ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, 3 छोले भटूरे तथा लस्सी, 4 इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। देखिए ये खाने वाला भोजन से संबंधित टॉपिक है जो स्थानीय व्यंजन है, यानी अहमदाबाद गुजरात का जो है ढोकला चटनी लेमन राइस जिसको नींबू वाले चावल कहते हैं। तो इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। अगला प्रश्न है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि। ऑप्शन 1 उनके कान पंखों से ढके होते हैं, 2 उड़ सकते हैं, 3 पक्षियों की आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, 4 पक्षियों की आँख छोटी होती है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। हम लोग की आँखों की पुतलियाँ घूम जाती है, इस वजह से हम अगल बगल की चीज़ों को बिना सिर हिलाए देख सकते हैं, लेकिन पक्षियों की जो पुतलियाँ होती है वो घूमती नहीं है। इसलिए जब भी उसको अगल बगल की चीज़ें देखनी होती है तो वो हमेशा गर्दन ही हिलाती है। अगला प्रश्न है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उनके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां गुड़, 2 चावल चीनी आंवला, 3 हरी पत्तेदार सब्जियां गेहूं संतरा, 4 गुड़ नींबू मटर। देखिए आयरन से भरपूर जो इसमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, आयरन यानी जो मिनरल्स है आयरन, ये आंवला पत्तेदार सब्जी और गुड़ में मिलता है। तो इस तरह आपका सही आंसर होगा सी टेट के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जिसको एनसीएफ 2005 भी कहते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर एनसीएफ 2005 ईवीएस वाला जरूर देखिए। आप एक वीडियो देखिएगा तो कम से कम 3-4 प्रश्न सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, और आने वाला सी टेट तो इससे भरा हुआ रहेगा एकदम। पहले उस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, 2 विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, 3 विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, 4 कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो यानी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 4 कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। देखिए आपके प्रश्न में नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन 1 उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, ये है। ऑप्शन नंबर 2 उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, 3 उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, 4 उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। इस तरह इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ये शिक्षा के अनुरूप नहीं है, यानी ये पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है।
ऑप्शन 1 अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, 2 विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, 3 चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए, 4 तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। हम बार बार भाई ये नहीं डिटेल करेंगे, हम बोल रहे हैं कि जब आप ईवीएस का वीडियो देखिएगा ना तो एकदम सटाक से आप इसका सही आंसर मारिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए आपके प्रश्न में उद्देश्य नहीं है पूछा हुआ है, तो ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यताओं को बढ़ावा देना, 2 विषय में रुचि का विकास करना, 3 नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, 4 शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। देखिए शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कहानी कविताओं को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि क्या होगा कि उसको रुचि मिले, वो कल्पनाशील हो, सृजनशील हो, और जो विषय वस्तु कोई पढ़ रहा है रोज़ रोज़ एक ही चीज़ तो एक रस लगता है, उस एक रसता में कुछ बदलाव किया जाए, इस वजह से कविता और कहानियों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। अब देखिए इसमें भी नहीं आ गया, तो ऑप्शन नंबर 1 यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। देखिए ये सीधे सीधे आंसर इसका पकड़ा गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, ये नहीं होगा। यानी ये तीनों कथन जो है ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 ये सही है। इसको आप गौर से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं वाले प्रश्न में हमेशा जो 3 ऑप्शन होते हैं बार बार बोलते हैं कि वो 3 चीज़ सिखाता है। यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर 3 में है यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। 4 यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न है आपका नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होंगी। देखिए ये उपयुक्त तो पूछे अलग चीज़ है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त यानी इसमें यह भी हो सकता है कि ये चारों ऑप्शन उपयुक्त हो, इसमें यह भी हो सकता है कि 3 उपयुक्त है और एक चौथा कोई है जो कि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यानी इसके आंसर हमेशा एक जैसे देखने में लगेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, 2 विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, 3 विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, 4 जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न है आपका कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझे। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है, 2 इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते हैं, 3 यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, 4 यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए
की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। 1. प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। 2. श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। 3. विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देते हैं, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। 4. शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। उपरोक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्टि करती है? यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। आइए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है, एक टॉपिक है हवा सब जगह है, प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। निम्न प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? अब देखिए फिर इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। 2 शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। 3 विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या। 4 संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। देखिए शिक्षार्थी, हालांकि हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का भ्रमण विधि सबसे उपयुक्त होती है, लेकिन हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाने में भ्रमण पर जब ले जाएंगे तो हवा तो दिखाई देती ही नहीं। हवा सब जगह है लेकिन हवा देखी नहीं जा सकती है, तो इसलिए क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना ये गलत है। तो इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। तो ये था आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आप 30 प्रश्न शुरू से अंत तक देखे होंगे, और जो शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस 30 प्रश्न में हमारे कितने आने वाले प्रश्न छुपे हुए हैं। तो वीडियो को देख लिए हैं यहाँ तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक भी करें, और क्या कुछ बदल सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।